नमस्कार, सुदीप्त नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। वैश्विक महामारी कोरोना को ध्यान में रखकर किए गए क्रमशः 4 लॉकडाउन के बाद अब हम सभी अनलॉक इंडिया के दूसरे चरण में हैं। अनलॉक इंडिया इसलिए क्योंकि भारत को सदमे से उबरने में अभी काफी देर लगेगी। हालांकि आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और खतरा अभी भी बरकरार है, लेकिन भाजपा सरकार अब कोरोना के प्रति निश्चिंत हो गई है और अब उसकी पूरी चिंता बिहार और बंगाल में चुनाव जीतने की तरफ शिफ्ट हो गई है। जी, केंद्र सरकार बिहार और बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने की तैयारियों में लग गई है। मैंने सरकार टर्म का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालयों को देखने वाले नेता अपने दल का प्रचार कर रहे हैं। खैर, आज हम आपको सरकार की प्राथमिकताओं और देश की मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं बताना चाहते, क्योंकि जब सरकार ने खुद मान लिया है कि अब सारी बात आत्मनिर्भरता से बनेगी तो वही सही है। आज हमारे और आपके बीच की पूरी बातचीत का दायरा आपदा को अवसर में बदलने के इर्द गिर्द रहेगी। हालांकि इस पर पूरी तरह बातचीत शुरू हो उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कोई नई कहानी नहीं है, आप में से बहुत से लोगों ने इसे पहले भी सुना होगा। कहानी दरअसल डकैती की है। किसी बैंक में डकैतों के समूह ने डाका डाला और वहां जमकर लूटपाट मचाई। डकैती के बाद जब डाकू वापस अपने घर आए तो छोटे डाकू ने बड़े डाकू से, जो उस गिरोह का सरदार था, उससे पैसे गिनने की बात कही। बड़े डाकू ने छोटे से कहा कि तुम बेवकूफी वाली बात मत करो, इतना सारा पैसा गिनने में हमें बहुत समय लग जाएगा। रात में टीवी पर न्यूज में देख लेंगे कि हमने कितने की डकैती डाली है। उधर बैंक से जैसे ही डाकू भागे, बैंक मैनेजर ने क्लर्क से कहा कि जल्दी से पुलिस को बुला लो, लेकिन क्लर्क ने कहा, रुकिए साहब, यह वक्त मौके का फायदा उठाने का है। हम लोग भी बैंक से 10 लाख निकाल लेते हैं और पूर्व में हमने जो 70 लाख रुपए का गबन किया था उसे भी इसमें जोड़ लेते हैं। मैनेजर को क्लर्क की बात पसंद आई। वैसे यहां एक बात बता दूं कि भारत के जो क्लर्क बिरादरी के लोग होते हैं वह अधिकारियों से बड़े जुगाड़ू होते हैं और उन्हें पता है कि मुश्किल से मुश्किल वक्त में कैसे अपना फायदा तैयार करना है। अगले दिन जब टीवी में खबर आई कि 1 करोड़ रुपए बैंक से चोरी हो गए हैं तो डाकुओं ने चुराए हुए पैसे कई बार गिने, लेकिन उन्हें सिर्फ 20 लाख रुपए ही अपने पास मिला। यानी क्लर्क और बैंक मैनेजर ने बड़ी ही होशियारी से बैंक में पड़ी इस डकैती को अपने लिए अवसर में बदल लिया था। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। आपदा को अवसर कैसे बनाना है यह भारत के डीएनए में है। आपका ध्यान बाढ़ आने के बाद के राहत कार्यों और पर्यावरण संरक्षण के लिए हर साल रिकॉर्ड बनाने के लिए लगाए जाने वाले कथित मेगा पौधारोपण अभियानों की तरफ ले जाना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपदा में अवसर तलाशने की जो बात कही थी, आपने कैसे ग्रहण की वह आपकी समस्या है, लेकिन सरकारों और सरकार के नुमाइंदों, उद्योगपतियों ने इसे कैसे ग्रहण किया है वह हम इन समाचारों के माध्यमों के द्वारा आपको समझाएंगे। पहली खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे नागरिकों को भारत लाने का काम किया। एयर इंडिया द्वारा देशभक्ति के नाम से ओतप्रोत वंदे भारत मिशन की पोल उन यात्रियों ने खोली है जो इसमें सफर कर रहे थे। वे बता रहे हैं कि सरकार ने टिकट बेचने में लूट मचा रखी है और किराया नॉर्मल दिनों की अपेक्षा काफी महंगी है। यात्रियों के मुताबिक उन्हें घर वापसी के लिए एयर टिकट का खर्च और अनिवार्य 14 दिन की होटल क्वारंटीन के लिए 1 लाख रुपए का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। दरअसल जो भी देश वापस लौटना चाहते हैं उसे अनिवार्य 14 दिन की क्वारंटीन एयर इंडिया के अनुबंधित होटलों में करना जरूरी है, जहां निवास करने और भोजन के लिए प्रतिदिन 4 से 7 हजार रुपए का खर्च आता है। मतलब यह कि नैतिकता, करुणा, मानवता का सारा ज्ञान आपके लिए सरकार और सरकारी संस्थाएं इसके दायरे में बिल्कुल नहीं आती। अब बात दूसरी खबर की। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा कह रहे हैं कि कोरोना की मार से मध्य प्रदेश को सिर्फ अप्रैल मई माह में ही लगभग 26,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई के लिए वो कर वसूली के नए तरीके अपनाएंगे, जिससे जनहितैषी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके।
यानी दान भी आपका और नुकसान भी आपका। अधिक मूल्य देकर सामान भी आप खरीदें और विपदा के समय हुए नुकसान की भरपाई हेतु टैक्स भी आप ही अदा करें। बदले में आपको सरकार सिर्फ थाली, ताली और शंख बजाने का टास्क देगी। तीसरी खबर महाराष्ट्र से है। नवभारत टाइम्स की एक खबर में कहा गया है कि बांग्लादेश की एक मेडिकल फर्म ने भारत को रेमडेसिविर के इंजेक्शन भेजने की पेशकश की थी। उसमें $160 यानी करीब 12,000 रुपए प्रति डोज के हिसाब से ऑफर दिया गया था। बता दें, कोरोना महामारी से बचाव के लिए यह अभी प्रमाणिक दवा नहीं है और इसका इस्तेमाल फिलहाल ट्रायल के रूप में ही होगा। इस खबर के संदर्भ में जानकारी साझा करते हुए पत्रकार गिरीश मालवीय लिखते हैं कि इस दवाई की मूल कीमत $71 यानी लगभग 5300 रुपए है और एक मरीज पर करीब करीब 6 डोज की जरूरत होगी। अब वही डोज महाराष्ट्र सरकार को $160 यानी करीब 12,000 रुपए प्रति डोज के हिसाब से ऑफर की जा रही है, यानी दुगने से भी महंगा। अगर देखें तो कट कमीशन और भ्रष्टाचार का अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक और खबर जिसकी चर्चा गिरीश जी ने अपने फेसबुक पर की है, उसके अनुसार एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ने देश भर के 21 राज्यों के अस्पताल से चर्चा करने के बाद कोरोना उपचार की राशि तय की है, जिसके तहत प्रतिदिन अधिकतम 35,000 रुपए की फीस शामिल है। कोरोना उपचार को 4 चरण में बांटते हुए इस फीस को तय किया गया है। तय की गई फीस के अनुसार अगर कोई मरीज सामान्य वार्ड में भर्ती होता है तो उससे 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं लिए जा सकेंगे। अगर कोई मरीज ऑक्सीजन के साथ वार्ड में है तो 20,000 और आइसोलेशन आईसीयू में 25,000 रुपए का अधिकतम शुल्क लिया जा सकता है। वहीं अगर मरीज आइसोलेशन आईसीयू में है और उसे वेंटिलेटर की स्थिति है तो 35,000 रुपए अधिकतम फीस तय की गई है। इसमें दवाओं आदि का खर्च शामिल नहीं है। यानी अगर 10 दिन भी मरीज निजी अस्पताल के चंगुल में फंस गया तो आराम से मिनिमम 3 से 3.5 लाख के से ज्यादा का बिल उसके नाम फट जाएगा। इन दिनों कोरोना को लेकर सरकार का जो रवैया है उसके मुताबिक जल्द ही ऐसी स्थिति आ जाएगी जब आप कोरोना के इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर निर्भर हो जाएंगे। मतलब यह कि अगर गलती से भी आपको संक्रमण हो गया और स्थिति बिगड़ गई तो जान बचेगी यह जरूरी नहीं है, लेकिन बिल तगड़ा भरना पड़ सकता है, यह पूरी तरह गारंटेड है। मैंने कल इस बात का जिक्र किया था कि दिल्ली मुंबई में हालात बेकाबू हो गए हैं और बेड की अनुपलब्धता है। कुछ अस्पतालों में तो ओवरचार्जिंग की शिकायत भी आई है। सरकारों ने सम्मिलित रूप से हेल्थ केयर सेक्टर में मोटी कमाई का अवसर तलाश लिया है। मध्य प्रदेश के उदाहरण से समझा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था का हवाला देकर कर वृद्धि की बात भी चल रही है। महंगाई और पेट्रोलियम उत्पादों पर कहीं कोई राहत नहीं है। बाकी मानवता, नैतिकता और आत्मनिर्भरता की जिम्मेदारी का बोझ आपके कंधे पर पहले से ही है। साथ ही सरकार ने तय कर लिया है कि धीरे धीरे कोरोना के उपचार आदि से वो अपने हाथ खींचकर निजी अस्पतालों को फलने फूलने का पूरा मौका देंगे। इस स्थिति को देखकर यकीन मानिए मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लग रहा है कि कुछ समय पश्चात जिंदा रहने को ही हम विकास समझेंगे। बाकी आत्मनिर्भर भारत के मंत्र ने बेरोजगारी के सवाल खत्म कर दिए हैं, इसलिए रोजगार आपकी अब निजी जिम्मेदारी है। सनद रहे आपको अपने परिवार के साथ सरकार के आर्थिक सेहत का ख्याल भी रखना है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। द लोकतंत्र को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिए और साथ ही अपना ख्याल भी रखिए। नमस्कार।